हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम देखने वाले हैं 21 दिसंबर की करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है, आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में, FIH अवार्ड 2023 के बारे में डिस्कशन करने वाले, और काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वीक के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली जो MPPSC का पेपर हुआ था उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कब की गई। बस मैटर खत्म। तो 2015 में 2015 में इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई। वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि गुड गवर्नेंस डे या गुड गवर्नेंस वीक की शुरुआत कब की गई इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुड गवर्नेंस वीक पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा गुड गवर्नेंस वीक की शुरुआत की गई है न्यू दिल्ली में। ये जो पूरा वीक है वो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा, और थर्ड एडिशन है ये, मतलब तीसरी बार हम गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस वीक मतलब सुशासन सप्ताह। इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? तो ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेनेंस। ठीक है, इनके द्वारा इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे पता चल सके कि हमारे देश में, स्टेट्स में, यूटी में किस तरीके से गवर्नेंस रन हो रहा है, किस तरीके से प्रॉपर सुशासन है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपनी गुड गवर्नेंस जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे शो करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले गुड गवर्नेंस वीक की शुरुआत 2021 में हुई है, एकदम नया वाला है तो इम्पॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस वीक की शुरुआत 2021 में हुई है, लेकिन गुड गवर्नेंस डे की बात करें तो 2014 में गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, डॉक्टर अगर हम बात करें यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, वो है अबाउट द SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, PYQ के वीडियोस के साथ सिखाया जाएगा। आप कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल पैकेज को भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 20% यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिससे आप इस कोर्स को ले सकेंगे। अगर आज के क्लास के वीडियो आपको पसंद आती है, करंट अफेयर्स पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेशनल अवार्ड्स के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अगर आप बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानते थे। 1991-92 में हमने शुरुआत की थी, लेकिन आज हम इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड होता है और 2 लोगों का नाम यहाँ पर आया है। 2 पर्सन्स हैं जिन्हें 2023 में का 2023 का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड सेरेमनी एक्चुअली जनवरी में होगी। जनवरी 2024 में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, मतलब प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 2 लोगों को। नेक्स्ट नंबर पे है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 1961 में होती है, और 26 लोगों को, कितने लोगों को? 26 पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को? 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। हम 26 लोगों के नाम याद नहीं करेंगे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम निकाले हैं जो न्यूज़ में थे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते, तो उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको पता है कोचेस को दिया जाता है रेगुलर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2 अलग अलग कैटेगरी में होता है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी होती है।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्यानचंद अवार्ड, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, तो आज हम इन अवार्ड्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को अनाउंस किसने किया है। तो इन अवार्ड की घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 9 जनवरी 2024 को इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2 पर्सन को दिया जाएगा जिनका नॉमिनेशन भी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले। बिल्कुल दोनों के दोनों बैडमिंटन प्लेयर है और दोनों का डबल जो है वो सक्सेसफुल है, कई सारे इन्होंने मेडल जीते हैं। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। तो चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज दोनों का रिलेशन बैडमिंटन से है और इन्हें 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, किन्हें दिया जाता है? तो ऐसे स्पोर्ट पर्सन जिन्होंने अपनी फील्ड में लास्ट 4 इयर्स में बहुत अच्छा काम किया हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा हो और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आए हो, तो ऐसे स्पोर्ट पर्सन को हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हैं। अब 26 स्पोर्ट पर्सन है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण। कुछ अवार्ड्स के नाम आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले है श्री ओजस प्रवीण और अदिति गोपीचंद। तो अदिति गोपीचंद इंपॉर्टेंट नाम है और ओजस प्रवीण, इन दोनों का रिलेशन क्या है? आर्चरी मतलब तीरंदाजी से है। तो अदिति और ओजस, तो यहाँ पर देखेंगे अदिति ओजस जो है उनका रिलेशन किससे है? आर्चरी से है। ओके, तो गोपियों के तीर लग रहे हैं यहाँ पे, गोपियाँ ले लीजिए, गोपियाँ तीर चला रही हैं, इस तरीके से जैसा भी आपको लगे याद करेंगे। ठीक है, ओजस प्रवीण और अदिति गोपीचंद आर्चरी मतलब तीरंदाजी से है और इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अगले जो दोनों नाम हैं उनको लगाएंगे आप स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ श्री शंकर एम के बारे में और पारुल चौधरी। तो पारुल चौधरी और श्री शंकर एम जो हैं इन्हें एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले नाम है, ये चारों नाम कोई ना कोई नाम आपके पेपर में मिल सकता है। अब ये मोहम्मद सामी या समी, इनको तो आप जानते ही हैं, अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था वर्ल्ड कप में, क्रिकेटर है। अर्जुन अवार्ड, इनके नॉमिनेशन के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। आर वैशाली आपको पता है ग्रैंड मास्टर बन गई है, वुमेन ग्रैंड मास्टर है 3rd नंबर की, किससे एसोसिएटेड है? चेस से। ठीक है, तो इन्हें भी अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट है कृष्ण बहादुर पाठक, हॉकी से एसोसिएटेड है। वही दीक्षा डागर, इसको लगाएंगे 7 स्टार क्वेश्चन है ये आपका। दीक्षा डागर ये गोल्फ खेलती हैं और इन्हें भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले आपको एक पैरा आर्चर का नाम बताया था, याद आया? शीतल देवी पैरा आर्चर है, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। प्राची यादव पैरा कैनोइंग से रिलेटेड है और इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से हैं। अगला नाम, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया नाम है, वापस पूछा जा सकता है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से हैं। नाम ही लग रहा है ना एकदम राजपूतों वाला नाम है, और शूटिंग शिकार करने गए हैं। ठीक है, तो शूटर है। ईशा सिंह शूटिंग से है और हरिंदर पाल सिंह सिद्धू ये स्कॉश खेलते हैं, और ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने केवल इंपॉर्टेंट नाम ही आपके लिए लेकर आई हूँ, पूरे के पूरे 26 नाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए, अब यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी होती है। 2 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं रेगुलर कैटेगरी में। मैं पूरे नाम बता रही हूँ लेकिन 2 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ललित कुमार रेसलिंग से एसोसिएटेड है, रेसलिंग के कोच है। आरबी रमेश चेस के कोच है। महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स से हैं। ठीक है, और अभी तो पहली बार खेलो पैरा गेम्स भी हुए हैं हमारे देश में, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया। तो पैरा गेम्स चर्चा में है, क्योंकि एशियन पैरा गेम्स में भी भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है शिवेंद्र सिंह हॉकी से और गणेश प्रभाकर। तो यहाँ पे गणेश प्रभाकर का जो रिलेशन है वो मलखम्ब से, और मलखम्ब एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है हमारी कंट्री का, राइट। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में 3 लोगों को दिया है। तो याद रखने वाली बात यह है कि रेगुलर कैटेगरी में कितने लोगों का नाम है? 5, और लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में कितने लोगों का नाम है? तो 3। ठीक है, कौन है? जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ से है, श्री भास्करन कबड्डी से, और जयंत कुमार पुसीलल ये है टेबल टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम
ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो 3 लोगों को ये अवार्ड दिया है। कौन है ये? मंजूषा कन्वर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता सेल्वराज कबड्डी। ये नाम जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कुछ रह ना जाए बस इसलिए कवर कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने आपको बता दिए। अगला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और थर्ड नंबर पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको सारे अवार्ड्स बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया है, तो आपको उन्हें स्पेशली याद करना है। बाकी को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब यहाँ पर ये है भूटान के, आप किंग बोल सकते हैं, भूटान के किंग जिनका नाम है जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो भूटान का जो टॉप ऑनर है वो फार्मर पंजाब कैडर की IAS ऑफिसर डॉक्टर क्षेत्रपाल को मिला है। ठीक है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर पूनम। कौन है ये? डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह है। इन्हें भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड दिया है, जो कि भूटान का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी फील्ड में और कंट्री को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन रही हैं। ये फर्स्ट इंडियन है, पूनम फर्स्ट इंडियन है जिन्हें रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया के लिए चुना गया था। तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए WHO की रीजनल डायरेक्टर थी पहली इंडियन पूनम क्षेत्रपाल। तो इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया है भूटान गवर्नमेंट या भूटान किंग के द्वारा। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है FIH प्लेयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, जब एंड होती है ना ईयर की, तो पूरे साल भर का परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कौन से प्लेयर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हॉकी के बारे में। तो हॉकी, पिछले पूरे साल में हॉकी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किनका रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे अवार्ड दिए हैं। तो जो इंडियन नाम है वो आपको रट लेने हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं 3 नाम को अंडरलाइन कर रही हूँ जो आपको याद करने हैं। ठीक है, पहला है गोल कीपर ऑफ द ईयर वीमेन कैटेगरी सविता। ये हमारी इंडियन वीमेन हॉकी टीम की कप्तान हैं और तीसरी बार लगातार 3rd टाइम इन्हें गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। तो अपने आप में अचीवमेंट है। देखना अगली साल इनको अभिराम किसी अच्छे अवार्ड में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द ईयर मैन कैटेगरी हार्दिक सिंह, इंडियन है। और प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो है आपकी जैन डी बार्ड जो कि नीदरलैंड से है। क्लियर? बाकी पूरी लिस्ट तो आपके सामने है ही, लेकिन ये 3 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FIH अवार्ड फॉर 2023 प्लेयर ऑफ द मैन हार्दिक सिंह इंडिया के हैं, प्लेयर ऑफ द वीमेन जैन डी बार्ड जो कि नीदरलैंड से है, हॉकी प्लेयर है। गोलकीपर ऑफ द ईयर मैन कैटेगरी पिरमिन ब्लैक डच, गोलकीपर ऑफ द ईयर वीमेन कैटेगरी सविता इंडिया, सविता जो है वो इंडिया से है। कोच ऑफ द ईयर जो है वो जर्मनी की मेंस टीम हॉकी टीम के कोच हैं जिनका नाम क्या है? एंड्रे हैनिंग जर्मनी के। और कोच ऑफ द ईयर वीमेन कैटेगरी में है एलिसन एनन ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो कोच ऑफ द ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। स्टार्टिंग के 4 आप याद रख लेंगे। सविता जी के बारे में आपको मैंने बताया, ये इंडियन वीमेन टीम की कैप्टन है और इन्हें तीसरी बार गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं FIH के बारे में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 1924 में इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। FIH जो है पूरे वर्ल्ड में हॉकी के टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है और ये सविता जी हैं। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है जिनका नाम है मिशेल स्टार्क, और ये IPL के ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर अभी तक के बन चुके हैं। जितनी बार भी IPL जब से खेला जा रहा है 2008 से, तब से लेकर अभी तक सबसे महंगे खिलाड़ी IPL ऑक्शन के ये बन गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है। तो 2024 में जो IPL होगा उनका ऑक्शन चल रहा है दुबई में। ठीक है, तो इस ऑक्शन में मिशेल स्टार्क मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं और इन्हें खरीदा किसने है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपीस में। ठीक है, अभी तक की न्यूज़ तो यही बताती है। फर्स्ट एडिशन 2008 में हुआ था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम IPL की मुंबई इंडियन एंड चेन्नई सुपर किंग है। आपको पता है ये 5 बार इन लोगों ने टाइटल को जीता है। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के हैं। मोस्ट विकेट जो है वो युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम
T10 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। T20 तो सभी ने सुना है, अब हम बात कर रहे हैं T10 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में होने जा रहे हैं इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, जो कि T10 टेनिस बॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ISPL। इंडिया में फर्स्ट टाइम टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता एंड श्रीनगर। ऑब्वियस सी बात है, टीम है तो टीम का एक मालिक भी होगा, जैसे IPL की टीम्स के भी मालिक है ना, वैसे ये जो मुंबई की टीम है ना, इसको किसने लिया है, कौन ऑनर बन गया है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो मुंबई की टीम अमिताभ बच्चन जी की होने वाली है। अक्षय कुमार जी है जो है वो यहाँ पे श्रीनगर की टीम के ओनर होंगे, और ऋतिक रोशन जो है वो बेंगलुरु की टीम के ओनर होंगे। ठीक है, ये कुछ पर्सन थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ माइन, तो राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल खान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो डेटा है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो इस पोर्टल में, जो भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है अक्रॉस द इंडिया। अब ये जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो हमारे इंडिया में जितनी भी माइनिंग एरिया है, जितने भी रिजर्व्स हैं, कहाँ पर मिनरल्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं इंडिया की और इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन आइडेंटिफिकेशन जो होता है, उसे ही हम जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इस पूरे पोर्टल को कौन हेड करने वाला है? तो इस पोर्टल पे नजर रखने का काम कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब GSI डिपार्टमेंट, एंड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। इन दोनों के अंदर ये प्लेटफॉर्म काम करने वाला है। अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसे 1851 में सेटअप किया गया। तो इसका प्राइमरी काम क्या था? हमारे देश में जो कोल रिजर्व है उनको आइडेंटिफाई करना, जिसके कारण हम उन कोल का इस्तेमाल करके अपनी रेलवे लाइन को रन कर सके, क्योंकि पहले तो रेलवे लाइन कोल से ही चलती थी, आजकल अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर, इनका ये भी काम होता है कि जो भी मिनरल रिसोर्स का असेसमेंट है और जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड डेटा को अपडेट करना। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करने वाली बॉडी जो है वो GSI है। कोलकाता में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। ये है आपका IMP क्वेश्चन। इसके 6 रीजनल ऑफिस मिलेंगे, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता। नेक्स्ट बात करते हैं, NTPC कांति रिसीव्स FICCI मतलब फिक्की वाटर अवार्ड 2023। तो फिक्की वाटर अवार्ड का 11th एडिशन, फिक्की वाटर अवार्ड का 11th एडिशन किसे दिया गया है? NTPC कांति को दिया है, क्योंकि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन करने के लिए अच्छा काम किया है और इंडस्ट्रियल पर्पस में इन्होंने वाटर को सेव करा है, मतलब वाटर को इफिशिएंटली यूज किया है, एक तरीके से वाटर को कंजर्व किया है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया? तो प्रेजेंट करने का काम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल हैं, कौन? G अशोक कुमार के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं। NTPC कांति के द्वारा अगर आप देखेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर को किस तरीके से ट्रीट करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं, इन सारे सेक्टर में काम किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भूटान तैयार कर रहा है एक ग्रीन सिटी ऑन आसाम बॉर्डर। यहाँ पर अगर आप आसाम देखेंगे तो असम के साथ बाउंड्री आपको भूटान की देखने को मिलेगी, और ये जो डोकलाम एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, आपको भी पता है भूटान में आपको ये डोकलाम एरिया देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे आसाम से बॉर्डर शेयर करते हुए यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी या ग्रीन सिटी डेवलप कर रहा है कौन? भूटान। और भूटान ने अपने इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन बनेगा कि गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसका है? आंसर है भूटान। या गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंडियन स्टेट के किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सो आंसर है आसाम।
ठीक है, भूटान के जो किंग है ना जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके द्वारा इस प्लान के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक सिटी बनाई जाएगी, एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा जो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट करेगा। मतलब ये जो है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और फिर आपका सिंगापुर तक पूरा जो आपका साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है वहां तक ये पूरा कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा, जिसमें रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी, रोड्स बनाई जाएंगी। और इंडिया ने भी अश्योर किया है कि वो अपनी रोड कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंक्रीज करेगा और भूटान के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने का काम भी करेगा। और इसका मकसद, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मकसद केवल इतना ही है कि रोड के जरिए, ट्रेडिंग पॉइंट्स के जरिए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर के साथ हम कनेक्टिविटी बना सकें और आसानी से हम ट्रेड वगैरह कर सकें। इससे भूटान को फायदा ये होगा कि भूटान की एक इंटरनेशनल प्रेजेंस जो अभी तक गायब है वो उसको एक मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भूटान के किंग के द्वारा कहा गया है ये जो गेलफू एरिया है जहां पर इस स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा, इसको हम डिक्लेयर करेंगे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और इसके लिए अलग से लॉ, अलग से कानून बनाया जाएगा जिससे बहुत इजी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो और आसानी से जो इन्वेस्टर है यहाँ पे आ सके और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके। क्लियर हो गया इतनी चीजें। नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 2024 में भुवनेश्वर में। ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उड़िया लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एकेडमिक लेवल पे भी और रिसर्च वर्क के लिए भी पहली बार एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है भुवनेश्वर में। उड़िया जो लैंग्वेज है वो उड़ीसा स्टेट की आप स्टेट लैंग्वेज आप देख सकते हैं और इसका जो ओरिजिन बताया जाता है वो एक आर्यन लैंग्वेज है और सबसे ओल्डेस्ट रिटन उड़िया लैंग्वेज हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है वो मिलती है मदाला पंजी, जो कि जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी में रजिस्टर है, जो कि पाम लीफ पर है और ये सबसे पुराना हमको उड़िया लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं अबाउट द फॉल्ट लाइन। सो फॉल्ट लाइन क्या होती है? वी नो दैट कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं उनमें जब मूवमेंट होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे से अगर दूर जाती हैं या दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं या दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तो कुछ यहाँ पे दरारें बन जाती हैं, उनको ही हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। तो एक नई फॉल्ट लाइन को डिस्कवर किया गया है, कहाँ पर? कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में। तो कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में एक नई फॉल्ट लाइन मिली है जो कि जियोलॉजिस्ट, मिनरोलॉजिस्ट और ओशियन एंड अर्थ साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि कनाडा, यूएसए और फ्रांस से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है। लगभग 72 किलोमीटर की ये फॉल्ट लाइन देखी गई है। तो फॉल्ट लाइन आपको क्लियर है कि फॉल्ट लाइन एक लाइन होती है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ जियोलॉजिकल फॉल्ट एंड अर्थ सरफेस को इंडिकेट करती है। बेसिकली दो ब्लॉक रॉक के जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इस तरीके की लाइन जनरेट होती हैं, या प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के कारण ये लाइंस या भ्रंश जनरेट होते हैं जो कि अर्थक्वेक को भी इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? ये फॉल्ट लाइन जो है कई मिलीमीटर से 1000 ऑफ किलोमीटर तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट एंड्रीज फॉल्ट लाइन देखें कैलिफोर्निया की, या फिर एनातोलिया फॉल्ट टर्की का देखते हैं तो इनको स्पेस से भी देखा जा सकता है। इतनी ब्रॉडर और इतनी लंबी आपको ये फॉल्ट लाइन देखने को मिलती है। डन। आइए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर। तो पहली न्यूज़ है इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। इंडिगो एयरलाइंस जो है उसने माइलस्टोन अचीव किया और पहली इंडियन एयरलाइन बन गई है जिसने पूरे कैलेंडर ईयर, मतलब पूरे साल में 100 मिलियन पैसेंजर को सर्व किया है। ठीक है, चलिए अब वापस से भारत में कोविड की एंट्री हो गई है और एक नया वेरिएंट कोविड का मिला है केरला में और काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं जिसका नाम है JN1। ठीक है, नेक्स्ट है 75th इंटर स्टेट इनर जोनल चैंपियनशिप 2023। तो यहाँ पर इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 75वां एडिशन हुआ गुवाहाटी में। महाराष्ट्र की वीमेंस टीम ने और वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मेंस टीम ने टॉप किया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं IMF ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो 6.3% रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। अब दलाई लामा जी को तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है,
जैसे कि पहले बुद्धिस्ट संगति या बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पे पहली इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 बोध गया में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है। और बिहार में, और ये गौतम बुद्ध जी के इनलाइटमेंट का प्लेस है जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। G7 कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया है कि 1 जनवरी 2024 से जो रफ डायमंड इंपोर्ट किए जाते हैं रशिया से, उनको बैन कर दिया जाए। डन। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक ईज क्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट मैंने कल डिस्कस की थी। लैंडलॉक ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में किसने टॉप किया है? मैंने बताया था कि अचीवर कैटेगरी है, यहाँ पे फास्ट मूवर कैटेगरी है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। रैंकिंग दी गई थी बेसिकली, लॉजिस्टिक किसका अच्छा है। तो लैंडलॉक ग्रुप में टॉप किसने किया है? हरियाणा ने। चलिए कल की जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा हम और ऐड कर लेते हैं। अगर हम कोस्टल ग्रुप की बात करें तो अचीवर कैटेगरी में है आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटक। फास्ट मूवर में केरला, महाराष्ट्र एंड एस्पायर में गोवा, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। लैंडलॉक ग्रुप मतलब ऐसी स्टेट जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर कोस्टल लाइन से नहीं शेयर होती। तो लैंडलॉक ग्रुप में अचीवर में हरियाणा, पंजाब एंड तेलंगाना है। फास्ट मूवर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड है। एंड एस्पायर में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप देखते हैं तो अचीवर कैटेगरी में असम, सिक्किम, त्रिपुरा। फास्ट मूवर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। एस्पायर में मणिपुर, मेघालय। यूनियन टेरिटरी अचीवर चंडीगढ़, दिल्ली। फास्ट मूवर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी या पुदुचेरी। एंड एस्पायर्स में दमन दीप एंड दादर नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो अभी कैसे याद रखना है आप देख लीजिएगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन जनरली स्टेट एग्जाम में बनते हैं, सेंट्रल एग्जाम में पॉसिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, काशी तमिल संगम एट नमो घाट वाराणसी में कौन सा एडिशन इनॉग्रेट किया गया है? सो आंसर है सेकेंड एडिशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेडल टैली में टॉप किसने किया है? सो हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर 19 एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, ऑप्शन डी। फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन किस एरिया में भेजा गया है? आंसर जाएगा आर्कटिक एरिया, ऑप्शन ए। गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को मनाते हैं, 19th ऑफ दिसंबर। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट थर्ड टाइम कौन बन गए हैं? तो अब्दुल फतह अल सीसी बन गए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है 2 लोगों को दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाराकुडा, इसको देखा गया था, एक फिश थी, आपको मैंने बताया था क्या है बेसिकली, तो एक इलेक्ट्रिक बोट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हें ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है? तो आंसर जाएगा सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हिमाद्री जो कि एक रिसर्च स्टेशन है, इसे कब बनाया गया था? ठीक है, 2005, 6, 7 या 8, जो भी सही आंसर है वो आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ और भी है नया डिस्कस करने के लिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।